7 बज चुके हैं और घंटे भर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में काले धन का इस्तेमाल हुआ है। 5 राज्यों के चुनावों में काले धन का इस्तेमाल हुआ है। सीसी के मुताबिक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा काले धन का इस्तेमाल हुआ है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव में जब्त किए हैं 112 करोड़ काला धन। सीसी ने यह भी कहा है कि इस दौरान काले धन पर तमिलनाडु में 1100 एफआईआर और 500 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। चुनावों में काले धन का, चुनावों में अवैध धन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ये भी सर्वविदित है। हमारे चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत इस समय कैंडिडेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर लिमिट है, मगर ये एक्सपेंडिचर लिमिट कुछ मायनों में अर्थहीन भी होती जा रही है, क्योंकि अवैध धन का उपयोग बढ़ रहा है और सीमा से कहीं अधिक खर्चा वास्तव में होता है। साथ में ये सीमा भी हमारी उल्लंघन हो जाता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने फंड से उसी कैंडिडेट को या उस कैंडिडेट के इलाके में पैसा लगाते हैं। तो असम में बीजेपी के जीतने का अनुमान लगाया गया है, लिहाजा बीजेपी के खेमे में खुशियां मनाने की तैयारी सुबह से ही शुरू हो चुकी है। पकवान बनने लगे हैं। असम से यह खास रिपोर्ट देखिए रवि त्रिपाठी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में लड्डू तो फूट ही रहे हैं। दफ्तर में लड्डू बनाया भी जा रहा है, खुशबू आ रही है। देसी घी में लड्डू बनाया जा रहा है। देखिए पूरी तैयारी चल रही है। पूड़ी, सब्जी, हलवा एंड लड्डू सबको खिलाने की तैयारी है। बाकायदे बीजेपी दफ्तर में अभी से ही आपको पूरा प्रिपरेशन दिखाना चाहेंगे कि तैयारी। ये देखिए, ये शॉर्ट से आपको तस्वीर दिख रही है। लड्डू बनाया जा रहा है। अच्छा, कितना लड्डू बनाया जाएगा? 7,000 के लगभग बनेगा लड्डू। 7,000 लड्डू। हाँ। ओके। और क्या क्या है तैयारी? कचौरी जलेबी है सर। कचौरी जलेबी है सर। तो क्या कब से, रात से लग गए आप लोग? हाँ, नहीं 4 बजे से लगे हैं सर। 4 बजे से लगे। 4 बजे से लगे। 4 बजे से लगे। कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग का टारगेट है? 5,000 आदमी 6,000 के बोले हैं सर। 6,000 का टारगेट। हाँ। तो ये क्या बन रहा है? ये कचौरी बन रहा है। कचौरी का मसाला बन रहा है सर। लड्डू की खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है लड्डू की खुशबू? हाँ। क्या बना रहे हैं आप लोग? पूड़ी नहीं, कचौरी जलेबी अभी सुबह नाश्ता खाए मॉर्निंग के सर। और उसके बाद थोड़ा बाद में जो फरमाइश होगा वो बनेगा सर। मतलब थोड़ा इंतजार भी करने के लिए कहा गया है क्या, कि मतलब लड्डू थोड़ा सा कहीं हो सकता है गड़बड़ हो, तो उसके लिए भी तैयारी है? हाँ। तो देखा आपने कि पूरी तैयारी है। यहाँ बन रहा है पूड़ी, जलेबी, कचौड़ी, तमाम चीजों की तैयारी चल रही है। खुशबू दूर तक आ रही थी। हम यहाँ आए, देखिए ये बीजेपी दफ्तर है। बीजेपी दफ्तर में आपको माहौल दिख रहा है कि पूरी तैयारी है, मतलब सेलिब्रेट करने की जो तैयारी है वो पूरी चल रही है। खाना बनना शुरू हो गया है और मिठाई जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो गई। लेकिन अब ये है कि 8 बजे के बाद नेता आने शुरू होंगे और 9 बजे के आसपास आपको रुझान जब दिखना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज में और रंग लाएगा। ये खुशबू जो है और अच्छी लगेगी यहाँ के लोगों को, खास तौर पे क्योंकि उनके लिए तैयारी की जा रही है। जो लोग आकर यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, तालियां बजाएंगे, एक तरह से कहा जाए सेलिब्रेट करेंगे। तो कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट में सूर्योदय की जो तैयारी है बीजेपी की, उसके लिए इंतजार थोड़ा सा करना है और उसका पूरी तैयारी यहाँ की गई है। हालांकि बिहार के वक्त भी लड्डू बनने बहुत जल्दी शुरू हो गए थे, लेकिन जब तक नतीजे आ ना जाएं तब तक कुछ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि असली जो खुशबू होती है वो तो जीत की ही खुशबू होती है। तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछिए। इस वक्त पूजा पाठ की तस्वीरें, जैसे कि हमने आपको श्री संत का जिक्र भी किया था, केरल से और जो बाकी जगहों से भी पूजा की तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, असम में सीएम कैंडिडेट सोनोवाल इस वक्त अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेकर, दुआ मांगकर। दूसरी तरफ उमन चांडी नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम एग्जिट पोल खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उमन चांडी कॉन्फिडेंट थे जिस वक्त उन्होंने वोट कास्ट किया था। चर्च पहुंचे उमन चांडी, प्रेयर की, प्रार्थना की और दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं, स्थिति अगर पलटती है तो कैसे पलट सकती है, एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है और स्थिति है क्या। नंदिता मेरे साथ मौजूद है।
शुक्रिया सचिन। हमने दिखाया महा एग्जिट पोल में क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, 16 तारीख को हमने दिखाया था, लेकिन फिलहाल सचिन हम ये दिखाने जा रहे हैं कि 2011 में क्या हुआ था इन राज्यों में, और फिर हम आज की तस्वीर को कंपेयर कर पाएंगे। तो 2011 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में हुए चुनाव के नतीजे भी जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले असम की बात कर लेते हैं। 2011 विधानसभा की 126 सीटों में 78 पर जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने, और गठबंधन की उन्होंने सरकार बनाई थी। इस बार कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ये हम आपको 2011 की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई थी बीजेपी, और बहुत ज्यादा बढ़त इस बार एग्जिट पोल को माने तो बीजेपी को मिलती दिखेगी। वहीं एआईयूडीएफ ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और कई छोटे दल थे और निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, उन्होंने मिलकर 25 सीटें जीती थी। ये असम की तस्वीर थी 2011 की। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 234 सीटें कुल हैं पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। इसमें पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और आपको बता दें इस बार भी टीएमसी लौटती दिखाई दे रही है। इस बार के एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं। पिछली बार 184 सीटें जीती थी उन्होंने। लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और जीत सिर्फ 84 सीटों पर ही हासिल कर पाई थी। ये पिछली बार के नतीजे हैं, और इस बार भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुला था पिछली बार। इस बार बीजेपी को कम से कम एग्जिट पोल में 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वापसी करती दिखाई दे रही है, पिछली बार नहीं थी। और कई छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मिलकर 26 सीटें जीती थी। चलिए सचिन, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से नमिता ने बताया कि 2011 का क्या ये मैजिक किसी तरीके से दोहरा सकती हैं पार्टियां, या फिर क्या कुछ स्थिति रहेगी, उस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है स्टूडियो में भी। और स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान पहुंच चुके हैं, और इस वक्त ये तस्वीरें कुछ हम आपसे साझा कर रहे हैं, जो कि सुरक्षा की तस्वीरें आ रही है। लगातार जो पोलिंग बूथ्स हैं, जो जहां पर गिनती होनी है, उसके बाहर 3 लेयर 4 लेयर सुरक्षा रखी गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, असम से, गुवाहाटी से, तमिलनाडु से, और साथ ही साथ दिल्ली से भी बीजेपी हेडक्वार्टर, कांग्रेस हेडक्वार्टर से भी हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही कोलकाता से भी ब्रह्म प्रकाश दुबे मौजूद हैं। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमंत भट्टाचार्य भी मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सुमंत। और सबसे पहले, इससे पहले कि मैं दोबारा ग्राउंड जीरो पर जाऊँ और एक उनसे ओपिनियन लूँ, क्या टेक है शुरुआत, क्योंकि अभी कुछ ही देर में पहला रुझान आ जाएगा, वही रिवर्स टेक, लगभग मिक्स्ड रिएक्शन? हाँ, मुझे लगता है कि जो सब प्रिडिक्टेड है मामला, जो भी दिख रहा था, कोई खास जो हम लोगों ने 16 तारीख को डिस्कस किया था, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई खास फर्क आने वाला है उससे। तो असम में लगता है भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा गेन करेगी, सरकार ही बना सकती है। और तमिलनाडु में द्रमुक के अपने डीएमके के अपने जो हैं बर्ताव दिखाई दे रहा है, और तमिलनाडु में जो होता है उसका सीधा असर पुडुचेरी में दिखाई देगा, तो पुडुचेरी बेहतर ले जा सकता है। केरल के अंदर एलडीएफ लीड करती हुई दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात हमें ये देखना है कि इन सारे स्टेट्स के अंदर, असम को छोड़कर, खासतौर पे बंगाल और केरल में बीजेपी कितना गेन कर पा रही है, वोटिंग परसेंटेज कितना ले जा पा रही है, वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो के चेंजेस का जो है इंडिकेटर होगा। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या निकल के आता है इस पर। जी बिल्कुल, और रुक कर लेते हैं रवि का, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेट है इस वक्त, कम से कम बीजेपी या सेंटर की निगाह से कहा जाए। अब रवि, पिछली बार के अगर हम नतीजे देखें या 2011 की जो स्थिति पोजीशंस देखें और इस बार जो इलेक्शंस हुए, एक ये बीजेपी का इमर्ज करना, ये जो नया गठबंधन बनाना, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या रहा जिसको लेकर के इतनी आशान्वित इस बार बीजेपी का ये खेमा नजर आ रहा है? लगता है रवि तक आवाज नहीं पहुंची, गुवाहाटी हम पहुंचेंगे। रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, अगर यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूं, ऐसा क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है? एक तो एंटी इनकम्बेंसी जरूर, लेकिन कौन सा ऐसा हम ये कहें कि रूट वोट बैंक था, जिसमें आदिवासी वोट बैंक भी था, और साथ ही साथ असम गण परिषद के साथ भी हाथ मिलाना, तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो जिसको लेकर के सेकंड जो फेज है उस पर सबकी नजरें टिकी थी? कहीं ना कहीं वहाँ पर पोलराइजेशन हुआ है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम नहीं, बल्कि असमिया मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम। जो बीजेपी आज से नहीं, पिछले 5 साल से अगर देखा जाए, जब अपोजिशन में थी
तब से ये उनकी रणनीति थी कि मुसलमानों में भी दो फाड़ किया जाए, कम से कम असम के दो जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो डुबरी से इलाका से लेकर आपका कोकराझार पूरा एरिया जो कहा जाता है कि ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो कांग्रेस या फिर जो अजमल की पार्टी है उनको वोट देते रहे। तो कहीं ना कहीं पार्टी की रणनीति थी कि दो फाड़ किया जाए, जिससे कि वोट इकट्ठा एक मुश्त वोट से एक किसी पार्टी को न जाए, इससे उनको फ़ायदा होगा। फर्स्ट फेज में जो हिंदू बहुल एरिया था उसमें से मेजर चंक बीजेपी अपने पाले में लाने में कामयाब रही है, न सिर्फ सर्बानंद सोनोवाल को पहले से घोषणा करके बल्कि हेमंत बिश्व शर्मा को भी अपने पाले में लाकर। मैं बता दूं सचिन की जब मैं वहां असम में गया था तो सबसे ज़्यादा अगर भीड़ देखने को मिलती थी किसी की रैली में तो हेमंत के रैली में देखने को मिलती थी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर रहा है। और एक और फैक्टर जैसा कि आपने को कहा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो रहा है तरुण गोगोई का। अगर कांग्रेस अगर उनको पहले से चेंज कर देती 5 साल पहले या 2 साल पहले तो ये हालात बीजेपी के पक्ष में ऐसा नहीं होता। और तीसरा फैक्टर ये भी है कि अजमल इस बार बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं दिख रहा है। अगर वोट शेयर उनका कुछ कम हुआ, उनकी सीटें भी कम होगी तो इससे भी फायदा बीजेपी को हो रहा है। तो कई फैक्टर वहाँ पर है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रणनीति इस बार चेंज हुई थी, नेताओं को वहाँ पर भीड़ नहीं लगाई गई थी, ज़मीन पर अपने रणनीति को उतारा गया था। राम माधव माइन्यूटली वहाँ पर बैठकर 1 महीना से पूरी तैयारी किए। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियाँ लगी। बाकी अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी कुछ रैलियाँ लगी, सुषमा स्वराज की, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की। जिस तरह से बिहार और दिल्ली में नेताओं का चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, केंद्रीय नेतागण हो, सबको झोंक दिया गया था। कई स्टेट के नेताओं को वहाँ पर झोंक दिया गया था जिनको ज़मीनी हकीकत नहीं पता था। इससे उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ था। लेकिन असम में ऐसा कुछ नहीं किया गया क्योंकि बहुत कुछ दांव राम माधव का भी लगा हुआ था, पार्टी का भी लगा हुआ था, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो ऐलान कर रही थी, असम में ऐसा करता हुआ दिख रही। हालांकि पार्टी को अभी पूरी तरह से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जीवीएल नरसिम्हा से भी बात की है, उनका भी यही कहना था कि नतीजों के लिए इंतजार करिए। सर्वे, हमारी पार्टी का भी सर्वे जो है वो दिखा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन सब कुछ जनता के ऊपर निर्भर करता है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि रणनीति इन लोगों ने जो बनाई थी वो सफल हुआ या नहीं। जी बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी और इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा।